वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात बोली गई यार, यहाँ पर बोला गया लक का तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन अवसर जरूर मिलते हैं मेहनत करने वालों को। अगर लाइफ में आप लोगों ने मेहनत करना अपना मकसद बना लिया है कि कुछ भी हो जाए मुझे मेहनत से लेना ही लेना है, तो लक को तो पता नहीं, पर हाँ आप लोगों को इतने सारे चांस मिलेंगे कि आप लोग अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन देकर अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा पाओगे। तो ये सारी चीजें मेहनत से आप लोगों को आसानी से मिल सकती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर लगता है कि हाथों की लकीरों में ये नहीं लिखा था, अगर उनके बारे में सोचिए जिसके हाथ ही नहीं है, लकीर तो दूर की बात हो गई। तो अगर इस तरीके से आप लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग के अंदर से मोटिवेशन आने लगेगा अपने आप कि नहीं यार, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कोई भी काम ऐसा जो आज के दिन में आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग पहले ये देखिए कि किसी ने कर रखा है, और जब उसने कर रखा है वो इंसान है, हड्डी मांस का इंसान है, वो भी वही काम, वो भी एक तरीके से वही खाता पीता है जो आप लोग खाते रहे, तो उसके पास भी 24 घंटे हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते उसको? तो इसका मतलब ये है कि डेडिकेशन में कमी है। तो डेडिकेशन जो है उसको सही डायरेक्शन में लेकर आइए, फिर देखिए सारी चीजें आप लोग के हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरीके से मेहनत करिए, ज्यादा लक के ऊपर मत बैठिए। और आप लोगों ने सुना होगा कि वो नहीं है मांझी मूवी का डायलॉग कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो वही वाली बात होगी कि आप लोग एक तरीके से भगवान भी उन्हीं का साथ देता है, अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए उसी का साथ देता है, जो अपना साथ खुद देते हैं, जो खुद से मेहनत करते हैं। तो इसलिए कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। क्विज है आप लोगों के सामने, यहाँ पर काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद में फिर ये जो क्विज है इसके आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलेंगे। ये वीडियो होती है जिसमें हम लोग ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकट्ठा कर हम लोग ये डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है और पूरा डिटेल में ऐसे डिस्कस करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाए तो एग्जाम में आप लोग उसका आंसर दे सको। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए थी इन्फॉर्मेशन। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बात की जा रही है नेशनल यूथ डे के बारे में, युवा दिवस जिसको आप लोग बोलते हैं, इसकी थीम क्या है तो ये आप लोगों को बतानी है। तो युवा दिवस यानी कि एक तरीके से जो जोशीला इंसान, जो यार जिंदगी होती है ना, खासकर जो एक तरीके से युवा की जो जिंदगी होती है वो सबसे शानदार होती है। उसमें जितना मेहनत कर लोगे आगे बुढ़ापा जो है वो इतनी शानदार तरीके से गुजरेगा। तो आप सोचिए आप लोगों को क्या करना है, अपना बुढ़ापा जो है वो खराब करना है या फिर इंजॉय करना है। ठीक है, एक कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा थर्ड मल्टीलेटरल डायलॉग अभी देखने को मिला यहाँ पर, ये वर्चुअली अभी इसके द्वारा विद कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया के साथ में कंडक्ट कराया गया, जिसमें कोविड-19 के साथ में लड़कर कोऑपरेशन करने की बात करें और इकोनॉमी के एजेंडे भी है कि यार भैया जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो गई है, थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं उसके ऊपर, तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंट्री कौन सी है जो ये सारे महान काम कर रही है? और ये है, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, ये नहीं सेट बैठेगी, ये सेट बैठेगा यहाँ पर कि 100 चूहे खा के चूहिया हज को चलिए, शायद कुछ ऐसे है ना सर। तो 100 चूहे खा के रहेंगे, गलती करने के बाद में फिर तुम लोग बताओ कि हाँ भैया ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कौन सी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं। इंडिया के बारे में बात की जा रही है। एक तरीके से आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना कि एक बार एक तरीके से कितने भी पाप कर लो पर गंगा में जाकर नहा लो सारे धुल जाएंगे। तो वही चीजें यहाँ पर, ये चाइना है यहाँ पर। ठीक है, आंसर हो ही गया। चलिए इंडिया के बारे में बात की जा रही है। इंडिया के द्वारा भी चेयर की जाएगी एक कमेटी जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2022 में। ये कमेटी कौन सी है? काफी इंपोर्टेंट कमेटी है, रिसेंटली अभी न्यूज में इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग जो न्यूज है। हमारी कंट्री में एक राज्य है जो कि पहला राज्य यहाँ पर ऐसा बन रहा है जिसमें यहाँ पर वेनेडियम, ये वेनेडियम पाया जा रहा है। वेनेडियम जो है यहाँ पर ये केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है V और एटॉमिक नंबर है 23। काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कहां पर वेनेडियम पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं चाइना के पास में। दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सा ये आप लोगों को बताना है। चाइना के पास में वर्ल्ड का 57% वेनेडियम पाया जाता है और ये चाइना इसका 44% अपने आप ही खा जाता है, यानी कि दूसरों तक नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर है वेनेडियम के फील्ड में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है जगन्नाथपुरी के बारे में। जगन्नाथपुरी टेंपल को यहाँ पर एक और यहाँ पर नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो हिंदू बिलीफ के अंदर माना जाता है कि जो यम है, आप लोगों ने सुना होगा यमराज है जो एक भैंसे पे बैठकर आएंगे, और वो सारी चीजें आप लोगों ने कई बार कहानियों में सुनी होगी। तो बोला जाता है कि यम जो है, जो कि गॉड ऑफ डेथ है, यहां पर पुरी के अंदर जो गॉड जगन्नाथ है इनकी प्रेजेंस होने के वजह से वो वहां पर नलिफाइड हो गया, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो इसको इस नाम से पुकारा जाता है। यहां पर ये एक और नाम है इनका, तो ये नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर एक टर्म है, ये काफी इंटरेस्टिंग वे में मैं डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। बात की जा रही है यहां पर मीटियोरॉइड के बारे में। ये सर्वाइव करता है नॉर्मली, पर लेकिन जैसे ये मीटियोरॉइड जो है ये एटमॉस्फेयर से होता हुआ ग्राउंड से टकराता है तो इसको एक और नाम से बोला जाता है। तो वो नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड जो वैल्यूएशन है ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, तो उसके बारे में बात की जा रही है।
इंडिया फोरम जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। तो डिटेल में देखेंगे, कुछ इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के बारे में कुछ बात आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी प्यारी, काफी अच्छी अच्छी सी न्यूज है जो कि डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, न्यूज देखने के बाद भी कोई कंफ्यूजन अगर रह जाता है ना माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आप लोगों को लगता है उसको तुरंत दूर किया जाएगा अगली वीडियो के अंदर, या फिर विद इन जब भी मुझे टाइम मिलेगा कोई सी वीडियो के अंदर उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में। इंपॉर्टेंट डे, और हाँ, पीडीएफ सारी आप लोग जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया कीजिए। जो भी आप लोगों को लगता है कि अगर लेक्चर अच्छा है, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, इकट्ठी एक जगह सारी मिल जाएंगी। काफी इंपॉर्टेंट डे है यार, ये तो जोश भरने वाला डे है। नेशनल यूथ डे, युवा दिवस इसको नॉर्मली आप लोग बोलते हैं, 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट डे है। जो ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये डे, तो ये आप लोग को बताना है। ये जो डे है यहाँ पर, ये स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। हमारी कंट्री में जो यूथ है, अगर उनको हम लोग प्रॉपर वे में गाइड कर दे, एक बार सही डायरेक्शन में वो चल पड़े, तो उसकी एनर्जी इतनी है कि कंधे पर उठा के ले जाएगा देश को आगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसी पर्टिकुलर यूथ के लिए काम किया। वो नेशनल बिल्डिंग में काम करते हैं, इनका ये मानना था। तो इसीलिए थीम भी 2021 की यही रखी गई है। बात की जा रही है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग, यानी कि देश के भविष्य को, देश को सुधारने के लिए यूथ की जो पावर है उसको एक सही चैनल के थ्रू एक सही डायरेक्शन देनी चाहिए। अगर ऐसा आप लोग कर पाते हैं तो इस तरीके से अपनी कंट्री को, नेशन को आप लोग बिल्ड कर ले जाओगे, इनके बनाकर ले जाओगे। ये यहां पर बोला गया है। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया था नेशनल यूथ डे, और 1985 से हम लोगों ने यहां पर इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया हर एक साल। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है 12 जनवरी, तो उसके रूप में यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए क्वेश्चन आप लोगों से, स्वामी विवेकानंद जी की जो सबसे फेवरेट कोटेशन अगर आप लोगों से पूछी जाए, जो सबसे अच्छी लगती है आप लोगों को, तो वो आप लोग बताइए। ठीक है, फिर कल मैं आप लोगों को अपनी जो स्वामी विवेकानंद जी की जो काफी अच्छी लगती है, हालांकि सारी फेवरेट कोटेशन इनकी, पर फिर भी जो अच्छी लगती है फिर मैं अपने वाली आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, याद दिला देना मुझे। बाकी आप लोग बताइए। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट न्यूज की ओर। ठीक है, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, काफी अच्छा लगा मुझे, बोला गया कि सर आज की डेट में मैं कभी भी मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहा था, पर लेकिन जब से वीडियो देखनी स्टार्ट की है सर, तब से मैं 5 बजे उठ रहा हूं, और ये मेरे लिए एक तरीके से मिरेकल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में बहुत कुछ है, और एक तरीके से जब सुबह को जल्दी उठते हैं ऐसा लगता है यार कितना टाइम है हमारे पास में, दिन कितना बड़ा लगता है। मैं उठा करता था नॉर्मली 8 बजे मिनिमम, और 8 से 9 बजे के बीच में उठता था, तो ऐसा लगता था कि दिन जो है निकलने से पहले आधा से ज्यादा चला गया है। पर लेकिन उठ के सुबह ये बंदा ना 8 बजे उठने वाला बंदा 4 बजे उठ रहा है और 5 बजे वीडियो देख रहा है। तो सैल्यूट है यार, इसी तरीके से लाइव बनाते रहो बस, और क्या चाहिए। अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग कमेंट करते हो। चाइना के बारे में बात की जा रही है, तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सारे जो भी हरकतें करो उसके बाद गंगा नहा लो या फिर हज पे चले जाओ तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो चाइना यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी मल्टीलेटरल डायलॉग यहाँ पर देखने को मिला, इनकी कई सारी कंट्री यहाँ पर मिलकर काम कर रही है। तो तीसरी बार इसने कंट्री को बुलाया जो साउथ एशिया की कंट्री है, और उसमें कोविड-19 के साथ में लड़ने का ऐलान किया कि मिलकर हम लोग लड़ेंगे। मतलब पहले रायता फैला दो फिर लड़ लो। तो इकोनॉमिक एजेंडे को भी फोकस इसके द्वारा किया जा रहा है। तो बीजिंग यहां पर एक तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर अगर बात करें इसके द्वारा एवरी कंट्री इन द रीजन, जैसे कि अगर बात करें यहां पर, जैसे यहां पर जो बात की जा रही है जैसे इंडिया हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, ये इसी तरीके से यहां पर जो एम है ये एंटी एपिडेमिक जो कोऑपरेशन है, पॉवर्टी रिडक्शन है, इसको भी फोकस किया जा रहा है। काफी अच्छा आप लोगों ने क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिले कोविड-19 के ऊपर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि कोविड-19 जो है वो बीमारी को एक तरीके से तो बढ़ा ही रहा है, इसी के साथ में गरीबी को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो गरीबी को किस तरीके से बढ़ा रहा है, लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोग बीमार हुए, दुनिया भर का पैसा लग गया डॉक्टर के पास में जाने से, तो उनकी वैसे खस्ता हालत हो गई है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एक तरीके से यहाँ पर जो एपिडेमिक है इनके जो बीमारी को मिटाने का काम करेंगे मिलकर, और गरीबी को भी घटाने का काम करेंगे। तो ये बेसिक पर्पज है। रिसेंटली जो मीटिंग हुई ये अटेंड किस किस के द्वारा की गई, यहाँ पर ये अटेंड की गई पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। पाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, और नेपाल जो है, जो कि आज के टाइम में लंगोटिया यार बने हुए चाइना के, वो सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। पर लेकिन इंडिया, भूटान और मालदीव के द्वारा मीटिंग अटेंड नहीं की गई है। और बाकी ये अब की बार जो मीटिंग हुई उसमें ये मेंबर यहां पर देखने को मिले। तो इस तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो देखिए काम करेगा मिलकर, पाकिस्तान का इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो पाकिस्तान को तो काम करना ही करना पड़ेगा। तो साउथ जो एशिया है इसके अंदर जो कंट्री आप लोग देखते हैं, तो यहां पर देखते हैं जैसे कि इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अलग अलग एरिया में डिवाइड है यहां पर। जैसे ये हो गया नॉर्थ एशिया, ये हो गया सेंट्रल एशिया, ये हो गया वेस्ट एशिया, ये हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। तो ये थोड़ा सा मैप आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, इस मैप को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट देख लेना, या फिर आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये है यहां पर इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
एक और इंटरेस्टिंग छोटी सी बात है यहां पर आज के डेट में आप लोगों ने कई बार सुना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना के द्वारा पाकिस्तान के अंदर से होता हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसमें इसके द्वारा अफगानिस्तान को भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है यहां पर ये, इसमें अफगानिस्तान को भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है कि अफगानिस्तान को भी फायदा पहुंचाएगा। तो इसको नेपाल भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेपाल भी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि चाइना के हिसाब से इनके चाइना के शब्द बोल रहा है, तो नहीं कहता कि ये शब्द हमारे हैं बोल रहा है, तो वही बात है, चाइना के शब्द और बोल नेपाल रहा है। इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है नेशनल न्यूज के बारे में। तो नेशन के बारे में क्या न्यूज है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप लोगों से बात की जाए टोटल कितने मेंबर हैं, तो टोटल मिलाकर 15 मेंबर हैं। 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और 10 है यहां पर ये है नॉन परमानेंट मेंबर। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास में वीटो पावर है, यानी कि अगर इनमें से एक भी मेंबर ने बोल दिया ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। यानी कि मेजोरिटी वाला फंडा नहीं है कि 5 में से 3 एक साइड में होंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, एक ने भी बोल दिया तो इसका मतलब वीटो हो जाएगा, वो काम वहीं पर ही रुक जाएगा। और 10 है ये नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें इंडिया भी यहां पर इसका पार्ट बन रहा है। अभी रिसेंटली 2 साल के लिए इंडिया इसका पार्ट रहने वाला है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। अभी यहां पर बात करते हैं इंडिया चेयर करेगा यहां पर 3 की जो सब्सिडरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो इसके अंदर यहां पर एक तरीके से जो इंडिया है वो यहां पर जो अनाउंस किया गया है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये यहां पर किसके द्वारा एक तरीके से यहां पर ये बातें की जा रही है, सॉरी थोड़ा सेंटेंस गलत बोल दिया, फिर से आप लोग सुनिएगा। हमारी कंट्री जो है यहां पर वो यहां पर 3 की जो सब्सिडरी है बॉडी यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिंगल सिक्योरिटी काउंसिल, उसको चेयर करेगी। ये बात जो अनाउंस की गई है, तो हमारी कंट्री के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कहां पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति, ठीक है। तो इनके द्वारा ये बात बोली गई है, ठीक है। तो जो सेंटेंस पहले बोला था वो थोड़ा गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। तो ये बात है, यानी कि हमारी कंट्री अब इसका पार्ट बन गई तो कई सारी मीटिंग में हम लोग चेयरपर्सन बनेंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है जो यहां पर देखने को मिलेगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022, इसी के साथ में जो तालिबान सैंक्शन कमेटी, इसी के साथ में बात की जा रही है लीबिया जो सैंक्शंस कमेटी है, तो इनके बारे में फोकस दिया जा रहा है। तो इंडिया विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कई बार यहां पर उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो इसके चलते हम लोग उस मुद्दे को खासकर जो पाकिस्तान को सप्रेस करने का काम करेंगे उनको हम लोग आगे लेकर आ पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है आज के डेट में अगर इसको टेररिज्म के मुद्दे को आगे लेकर चलेगा तो बॉर्डर का जो टेररिज्म है हमारी कंट्री में, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलता है और इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान होता है जम्मू एंड कश्मीर में, जो हमारी कंट्री के जो लोग रहते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान इसका झेलना पड़ता है। तो वो भी यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग रोक पाएंगे। तो तालिबान सैंक्शन कमेटी जो है वो एक तरीके से हाई प्रायोरिटी में यहां पर रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है अफगानिस्तान के अंदर से यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा बोला गया कि वो छोड़कर बाहर निकलेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही निकल कर जाते हैं तो तालिबान काफी पावरफुल वहां पर बन चुका है और तालिबान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान। अब वहां पर शांति कैसे रहने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक तो कभी भी तालिबान को रिकॉग्नाइज प्रॉपर वे में नहीं किया। हम तो ये बोलते थे कि भैया इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम लोग उनसे बात करेंगे, पर लेकिन अब जब यूएसए जैसी कंट्री और आसपास की सारी कंट्री तालिबान से बातें कर रही है तो अब देखने वाली बात है कि हम लोग अपने कैसे रिलेशन तालिबान को लेकर चलते हैं। तो तालिबान अगर यहां पर आता है तो हमारी कंट्री के लिए थोड़ा खतरा तो रहेगा ही, खासकर क्योंकि पाकिस्तान से सपोर्ट मिलती है और ऊपर से हमारी कंट्री में जो नॉर्थ इंडिया में खासकर जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है तो उसमें सिक्योरिटी का थोड़ा सा खतरा बन सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करता है वहां पर, ठीक है, जो कि पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो कमिटमेंट हालांकि देखने को मिलता है पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की होना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, पर लेकिन कितने हद तक। इसी के साथ में बात की जा रही है इंडिया यहां पर एक तरीके से एज्यूम करेगा चेयर जो लीबिया सैंक्शन कमेटी है, तो काफी क्रिटिकल है, इसके लिए भी इंटरनेशनल फोकस रहेगा लीबिया के ऊपर। तो देखते हैं कैसे उसके अंदर भी पीस लाया जाता है। तो ई है हमारा गोला। अगर इसमें आप लोग ढंग से देखिएगा तो कहां पर आप लोगों को लीबिया देखने को मिल रहा है, तो यहां पर अगर आप लोग देखिएगा तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं यहां पर एग्जैक्ट लीबिया है कहां पर। तो ये हो गया लीबिया, मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर टच करता है। ट्यूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, चड हो गया, सूडान हो गया और इजिप्ट हो गया। तो ये इसके साथ में बॉर्डर टच कर रहे हैं और ऊपर हो गया मेडिटेरेनियन सी। तो ये है एग्जैक्ट कंट्री यहां पर, ठीक है। और इसी के साथ में अगर अफगानिस्तान देखना चाहते हैं तो ये है, और पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान, देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, रोज न्यूज में आप लोग सुनते रहते होंगे कि क्या क्या कारनामे किए जा रहे हैं। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं बेस्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप लोगों से बन जाते हैं।
ये जो न्यूज है यहाँ पर, ये आप लोग इसको स्टेट की न्यूज भी बोल सकते हैं, आप लोग इसको साइंस एंड टेक की न्यूज भी बोल सकते हैं। ये आप लोगों से अगर कोई रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो रिसोर्सेज से रिलेटेड भी न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा था ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इंडस्ट्री वहां पर उसके पास देखने को मिलती है, दूर देखने को मिलती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इनके बारे में क्लैरिटी रखेंगे माइंड में तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। समझते हैं क्या बात यहां पर की जा रही है। बात की जा रही है प्रोड्यूस करने के बारे में, यह है यहां पर काफी इंपोर्टेंट, जिसका नाम है वेनेडियम। तो याद रखिएगा यहां पर वेनेडियम जो है यहां पर ये है क्या और क्यों न्यूज में। अरुणाचल प्रदेश में हमारी कंट्री में अभी यहां पर जो बोला गया है कि इंडिया जो है प्राइम प्रोड्यूसर बन गया है वेनेडियम का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहां पर ये उत्पादन होने की संभावना है, इनके यहां से यहां पर एक तरीके से वेनेडियम के उत्पादन की संभावना अरुणाचल प्रदेश से लगाई जा रही है। वेनेडियम जो है यहां पर ये केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है वी, ठीक है, तो वी फॉर वेनेडियम। तो ये वेनेडियम, ये इसका एटॉमिक जो नंबर है ये 23। ये सिल्वर ग्रे एक तरीके का जो यहां पर ये मेलेबल जो ट्रांजिशन मेटल है एलिमेंट जो है, ये नॉर्मली रेयरली फाउंड किया जाता है नेचर में, यानी कि डायरेक्टली नेचर के अंदर ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा बोला गया है। तो फिर कहां से निकला जाता है, तो ये आयरन ओर से निकला जाता है। तो आयरन ओर से निकला जाता है प्रोसेसिंग करके यहां पर, जिसको बोला गया यहां पर वेनाडिफिरियस, ठीक है, वेनाडिफिरियस मैग्नेटाइट ओर, आयरन ओर नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं। आयरन ओर यानी कि कच्चा लोहा भी आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं, जो खुदाई करके निकाला जाता है, जैसे कच्चा तेल बोलते हैं ना क्रूड ऑयल, इसी तरीके से आयरन ऑयल है जिसको बेसिक रॉ मटेरियल भी आप लोग बोल सकते हैं। तो वेनेडियम जो है वो हाई वैल्यू मेटल है जो यूज की जाती है स्टील और जो यहां पर जो टाइटेनियम है उसको स्ट्रेंथ करने में। आप लोगों ने देखा होगा स्टील जो है कितना ताकतवर रहता है, आसपास में देखा ही होगा, स्टील के बर्तन भी घर में देखोगे, जैसे गिर जाता है तो मम्मी तुरंत कहती है कि फोड़ दो सारे बर्तन तो वो वाला चक्कर, ठीक है। तो ये वही स्टील है। तो ये जो स्टील है उसको काफी ज्यादा जो स्ट्रेंथ मिलती है वो यहां से मिलती है। इसका लार्जेस्ट जो डिपॉजिट आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड में तो वो है चाइना के अंदर, दूसरे नंबर पर रसिया और तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। और अगर चाइना के अंदर बात करें तो लगभग 57% यानी कि 50% से भी ज्यादा जो है वो चाइना के अंदर आप लोगों को वेनेडियम देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड में ये यहां पर 50% से ज्यादा है और 44% अपने आप ही यहां पर ये इसको काम कर जाता है, इनके चपेट कर जाता है, यानी कि खत्म कर देता है 2017 का डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो। यानी कि ये भाई साहब ऐसा है कि अपने खाओ सेला रहता है, उन्हें कहते हैं कि अपने आप खा के सो जाओ, अब घर में सब भूखे मरते रहे चार, तो वो वाली कंडीशन इसकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में जानते हैं। इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंट कंज्यूमर है, हमारी कंट्री यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है तो जरूरत तो पड़ेगी। तो वेनेडियम जो है आज के डेट में अगर देखें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है उसके ऊपर हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, अगर बात करें जिसकी रिक्वायरमेंट हम लोग को रहती है, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो आत्मनिर्भर हम लोग को बनना पड़ेगा। तो जो काम हम लोग कर रहे हैं कम से कम उसमें कुछ तो फायदा पहुंचाएगा, ऐसे तो कह नहीं सकते कि पूरे यहां से निकाल कर लेकर आएंगे, पर कुछ फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर बात करें जीएसआई के हिसाब से, यानी कि जियोलॉजिकल, अगर बात करें यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो बोला गया कि इंडिया जो है 4% जो यहां पर टोटल जो भी वेनेडियम होता है उसको कंज्यूम करता है। लगभग अगर देखें तो 84,000 टन जो है हमारी कंट्री में जो वेनेडियम है वो आप लोगों के इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो अक्रॉस द ग्लोब अगर बात करें उसका 4% आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा जो कंज्यूम किया जाता है। तो अगर बात करें हमारी कंट्री में जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वो एक्जैक्टली कहां पर निकल रही है, तो यहां पर दीपो और तमाम जो एरिया है यहां पर ये है पापुम, यहां पर पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट। अगर सिलेक्शन होता है यूपीएससी के अंदर तो पहली अपना पहला जो है डिस्ट्रिक्ट अपना यही लेना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो यहां पर आप लोगों को वेनेडियम देखने को मिलेगा। चलिए जो भी है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया बड़ा प्यारा है यार नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करते हैं, शांति की जिंदगी जीनी है तो ये एरिया ले लो अपना, जिससे मजे करो, जो भी वहां पर फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करो। मजे करने का मतलब ये कि अच्छे से एंजॉय करो, कहने का मतलब ये जो भी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं वो प्रोवाइड करो, ये नहीं कि वहां पर जाकर घपला करो। वेनेडियम जो है यहां पर, तो इसके बारे में बात की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये स्टोन कोल जैसा, जैसे कोयला का पत्थर निकल के आता है ना उसके जैसा देखने को मिलता है। जो अगर बात करें यहां पर वेनेडियम अगर चाइना के अंदर यहां पर, तो ये कार्बोनेशियस सेल जैसे बात कहती है कि ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम सोर्स है, जिसको रोकी ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें जो रोक निकलती है ना, रोक निकलती है ग्लोबली, तो जिससे पेट्रोलियम जो निकलता है तो उसमें से यहां पर वेनेडियम निकाला जाता है, पर हमारी कंट्री में कोयले जैसे पदार्थ से निकल रहा है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर वेनेडियम के बारे में तो ये ग्रेफाइट के साथ भी एसोसिएटेड है यहां पर, जो कि लगभग 16% के करीब आप लोग कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन जाए तो सही है और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एंजॉय करते रहो। पता तो है कम से कम, ये तो नहीं है कि पता नहीं है क्या हो गया यार। तो देखिए इतनी तो गारंटी मैं दे दूंगा यार, क्वेश्चन सुनने के बाद में ये नहीं लगेगा आप लोगों को कि यार ये कभी देखा ही नहीं है, सुना नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत आप लोग करनी पड़ेगी, रिवीजन अगर करते रहेंगे तो फिर आप लोग उसको आराम से उठाकर ले जाएंगे। सारे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी दिखाए ना आपकी बार यूपीएससी के,
अगर यूपीएससी का आप लोग क्वेश्चन देखोगे उठागा तो एक आधा कोई क्वेश्चन को अगर छोड़ दो जो इनडायरेक्ट वे में आ गया है, वरना मैक्सिमम आप लोगों को कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर पता होगा। अब आप लोग कितनी मेहनत उसके ऊपर करते हो, आप लोग कितना और रिफाइन करते हो, कितना और प्रैक्टिस करते हो, कितना याद रख पाते हो, एग्जाम में कितना प्रोड्यूस कर पाते हो, अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा तो आप लोगों को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, और जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूअस। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, ये हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात की जा रही है और ऊपर से बात की जा रही है यहां पर उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में टेंपल है श्री जगन्नाथ टेंपल, तो आप लोगों ने सुना होगा जगन्नाथपुरी। तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये बोला है कि 21 तारीख के बाद में कोविड-19 का जो रिपोर्ट है यहां पर बोला जा रहा है कि उसको रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग कोविड-19 से नेगेटिव है तभी एंट्री कर पाएंगे। आज की डेट में यहां पर ये प्रोड्यूस करना पड़ता है, पर लेकिन आगे यहां पर इसको बंद कर दिया जाएगा। टेंपल जो है वो 3 जनवरी को खोला गया है, तो अभी स्टार्टिंग में यहां पर काम चल रहा है कि 21 तारीख तक कम से कम आप लोग रिपोर्ट लेकर आइए, पर लेकिन आगे से आप लोगों को रिपोर्ट लेकर आने की जरूरत नहीं है। 12th सेंचुरी में यहां पर जो ये बनाया गया था, इनका नाम था यहां पर अंतवर्णम चंद गंगा, ठीक है, देव, इनके द्वारा ये बनाया गया था। ईस्टर्न गंगा जो डायनेस्टी है उसके यहां पर ये बेसिकली लीडर थे। अगर इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें मैं करूं तो ये मुझे काफी अच्छी न्यूज लगी, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जगन्नाथपुरी टेंपल को यहां पर ये यमनिका तीर्था के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों से जगन्नाथपुरी ने लिख के यमनिका तीर्था अगर लिख दिया ना तो आप लोग तोते उड़ जाएंगे। आप लोग बोलेगे यार ये तो पढ़ाई नहीं है, आप लोग बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, यहां से आ गया, तो आप लोग को क्या है, आप लोग इनको चीजों को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यमनिका तीर्थ अगर आप लोगों से कोई बोले क्या है तो जगन्नाथपुरी का टेंपल है भाई साहब। यम मतलब एक तरीके से राक्षस जिसे बोलते हैं ना, तो यहां पर वो हिंदू बिलीफ के हिसाब से माना गया जो यम है, जो ये राक्षस है यहां पर, इसकी डेथ हो जाती है जब यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में आता है जहां पर जगन्नाथपुरी, जहां पर लॉर्ड जगन्नाथ की प्रेजेंस रहती है, तो इसलिए यहां पर इसको यमनिका तीर्था, ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में जो टेंपल है यहां पर उसको कहते हैं यहां पर व्हाइट पगोड़ा, तो इसके नाम से जानते हैं, जो कि 4 धाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। बद्रीनाथ हो गया, द्वारिका हो गया, पुरी हो गया और रामेश्वरम हो गया। ये वही रामेश्वरम है जहां से एपीजे अब्दुल कलाम सर निकल कर आते थे, ठीक है। तो यहां पर रामेश्वरम आप लोग देखते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 4 गेट आप लोग को देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न जो सिंह द्वारा है इसके बाद में बात की जा रही है। यहां पर अलग अलग तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं, अलग अलग इनके नाम दे रखे हैं, क्या क्या है यहां पर, जैसे कि ईस्टर्न में यहां पर बोला गया यहां पर सिंह द्वारा, ठीक है। सदन में अगर बोला जाए तो इसको अश्व द्वारा, अगर बोला जाए वेस्ट में इसको आप लोग यहां पर व्याघ्रा द्वारा बोला जाता है इसको, अगर यहां पर बोला जाए नॉर्थ में तो यहां पर बोला जाता है हस्त द्वारा। तो हिंदी में मैंने आप लोगों को लिख दिया है तो जाके आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो इसके बारे में याद रखिए। तो चारों जो गेट है उनके नाम यहां पर इस नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये यहां पर सिंह द्वारा, ये हो गया यहां पर अश्व द्वारा, ये हो गया यहां पर व्याघ्र द्वारा, इसी के साथ में ये हो गया यहां पर हस्त द्वारा, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है, जो गेट है यहां पर, ये जो यहां पर स्टैंड करते हैं एक तरीके से, ये बात करेगी अरुणा स्तंभ और सन पिलर। तो यहां पर ये याद रखना इसके बारे में, अरुणा स्तंभ या फिर सन पिलर की तरीके से इसको बुलाता है, जो सन टेंपल कोणार्क के अंदर ओरिजिनली है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर पूछ लिया जाए तो सही है और नहीं पूछ लिया है तो कोई बात ही नहीं है। पता तो है भाई साहब, ये नहीं बोलेंगे नहीं पता है, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में यहां पर अब बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री का उड़ीसा राज्य हो गया, जो कि बंगाल के साथ में बाउंड्री टच करता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, मोटी मोटी क्या छोटी छोटी भी बता दी। आइए आगे चलते हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग यहां पर जानने को मिलने वाली है। कुछ शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनमें आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे यहां पर बात की जा रही है मीटियोरॉइड्स के बारे में, ठीक है। जैसे ये एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है, इसको बोलते हैं यहां पर मीटियो, इसको बोलते हैं यहां पर मिट्योर, ठीक है। मिट्योर बोलते हैं इसको जैसे ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, पर लेकिन जैसे ये अर्थ पर आ जाता है इसको मीटियोराइट के नाम से जानते हैं। तो ये एक ही चीज के नाम है, जब स्पेस में हो गया तो इसको मीटियोरॉइड बोल दिया आप लोगों ने, ठीक है। अगर ये यहां पर कहां पर आ गया, ये एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया तो इसको मिट्योर बोल दिया आप लोगों ने, पर लेकिन जैसे पृथ्वी पर आकर ये टकरा गया तो इसको आप लोगों ने मीटियोराइट बोल दिया, ठीक है। तो ये अभी यहां पर हमारी कंट्री में जयपुर के अंदर यहां पर एक ऐसा ही मीटियोराइट देखने को मिला है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नाम क्या रखा गया इसका, नाम रखा गया इसका मुकुंदपुरा CM2। तो ये इसका नाम यहां पर दिया गया क्योंकि मुकुंदपुरा विलेज के अंदर 2017 में मिला था और उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आ गया है। तो जो मीटियोराइट है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये बेसिकली जब जमीन पर आकर गिर जाता है, तो ये जैसे आप लोगों ने सुना ना, कोमेट का आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर, एस्ट्रॉइड का नाम सुना होगा। अच्छा, एस्ट्रॉइड जो होते हैं
वो नॉर्मली कहां पर पाए जाते हैं, यानी किस किस जो ग्रह है उसके बीच में पाए जाते हैं, ये आप लोग बताइए। मीटेरॉइड्स हो गया ये, ठीक है, जब आप लोग देखना यहां पर जब उसी स्पेस में हो गया तो ये अलग अलग लेवल पर इनके नाम पुकारे जाते हैं। तो जो बात की जा रही है यहां पर मुकुंदपुरा जो गांव का नाम है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये कार्बन युक्त कोनाड्राइट्स है, यहां पर कार्बोनिसस कोनाड्राइट्स इसका नाम है बेसिकली। ये क्या होता है एक तरीके से, ये जो ड्रॉपलेट बियरिंग मीटेरॉइड्स होते हैं जो बेसिकली यहां पर देखने को मिला भी, और बोला गया कि यहां पर 5th कार्बोनियस मीटेरॉइड्स है जो कि पृथ्वी पर, जो कि इंडिया के अंदर यहां पर गिरा है। तो इसके भी बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि कहां पर मिला है। तो जयपुर के पास में यहां पर ये मुकुंदपुरा विलेज है, और इसका नाम क्या रखा गया, तो आप लोगों से पूछ लेंगे यहां पर मुकुंदपुरा CM2 क्या है, तो बोल देंगे आप लोगों से कि ये मिसाइल का नाम है, ये रडार का नाम है, किसी दवाई का नाम है, कोरोना वायरस के नए वायरस का नाम है। तो इस तरीके से दुनिया भर के आप लोगों के सामने ऑप्शन रख देंगे, आप लोग बोलेंगे यार ये क्या हो गया, तो भैया कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। स्टोन के बारे ये बात करें, जो मीटेराइट्स होते हैं क्लासिफाइड 3 कैटेगरी में होते हैं, एक तो स्टोनी, दूसरे आयरन यानी कि पहले पत्थर लोहा, और फिर स्टोनी आयरन, इनके दोनों का मिक्सचर हो गया, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं बोलते हैं ए बी, पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी, और तीसरा हो गया A+B, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिलिकेट रिच है यहाँ पर, इसी के साथ में ये आयरन और जो निकिल का एलॉय है, यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलेगा, आयरन जो निकिल और जिसका एलॉय है इसका मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो मीटेरॉइड्स हैं यानी कि जो एक तरीके से आसमान के अंदर पाए जाते हैं, तो यही मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, जो मीटेरॉइड्स हैं इनको आप लोग अर्थ एटमॉस्फेयर में बोलेंगे, पर लेकिन जैसे ये अगर चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये आगे बढ़ने के बाद में फिर आगे चलकर जैसे ये उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचते हैं, तो वहां पर इनको मतलब उससे बाहर से आप लोग इनको मीटेरॉइड जैसे एंटर करते हैं, इनको आप लोग क्या बोलते हैं, इनको आप लोग मीटेओर बोलते थे, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखेंगे पृथ्वी पर आकर टकरा गए तो इसको मीटेओराइट बोल देते हैं। तो ये कंफ्यूजन शब्द है थोड़े से, पर लेकिन इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पिक्चर भी आप लोगों के सामने यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो तो जैसे कि यहाँ पर अगर देखिए, जैसे ये निकल के चलेगा एटमॉस्फेयर से, तो इसकी आग सी निकलती हुई आप लोगों को दिखेगी यहाँ पर, जैसे कि पूंछ से छोड़ता हुआ जा रहा है, तो ये मीटियोर होता है इसको, क्योंकि एटमॉस्फेयर से होता हुआ गुजरता है तो वहां पर इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और बाकी जैसे सर्वाइव कर जाता है तो फिर यहाँ पर मीटेराइट इसको बोल देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग ने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, अंदर से निकलता है तो मैग्मा चलता है, बाहर जब निकल के आ जाता है उसको लावा आप लोग बोल देते हैं नॉर्मली। ये चीजें आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ी भी होंगी, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर आप लोग इनको सब चीजों को याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, क्या न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड यहां पर बात की जा रही है वैल्यूएशन ऑफ जो इकोसिस्टम सर्विस है जिसको NCAVES बोला गया है। तो ये एक इंडिया के अंदर फोरम 2021 ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, नो इंप्लीमेंट नहीं सॉरी ऑर्गेनाइज करा रही है। तो आप लोग समझिएगा, ऑर्गेनाइज तो ये करा रहे हैं, फंड कहां से निकल कर आ रहा है, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स एंड जो डिवीजन हो गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो इसका सेक्रेटरिएट हो गया, इसी के साथ में जो सॉरी ये यहां तक है यहां पर, ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहां पर सेक्रेटरिएट ऑफ जो हो गया यहां पर बेसिकली ये है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको कर ही देता हूं फिर आप लोग बोलोगे कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो ये वाला आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहां पर ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहां से फंडिंग निकल के आ रही है और जो फंडिंग देगा वो थोड़ा सा इसको सपोर्ट करता भी नजर आएगा। तो इस तरीके से यहां पर काम भी ये करते हुए नजर आएंगे। पर नॉर्मली अगर आप लोग इसको ढंग से देखेगा, अगर यहां पर देखेगा तो 5 कंट्री जो पार्ट है प्रोजेक्ट का, एक तो ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। तो ये यहां पर इसका पार्ट है। पर लेकिन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, देखिए ऑर्गेनाइज कराया गया है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, फंडिंग निकलकर यहां से आ रही है, कुछ इंप्लीमेंटेशन में भी हेल्प करेंगे, पर मेनली इंप्लीमेंट कौन करने वाला है यहां पर, तो ये आप लोगों से कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री, यहां पर मिनिस्ट्री पहले तो यही होगी जो यहां पर ऑर्गेनाइज कराने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यहां पर कोलैबोरेशन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ में, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो इसके साथ में मिलकर यहां पर ये इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो फंड कहां से आ रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है और इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट आप लोगों के लिए हो सकता है, पर लेकिन एक दो बार रिवीजन अगर कर लेंगे कंफ्यूजन दूर भाग जाएगा भाई साहब सारा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए। तो यहां पर ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको, तो ये कंट्री हैं जो यहां पर पार्ट ले रही हैं। अगर आप लोगों से ब्रिक कंट्री के बारे में पूछो तो ब्रिक कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है, और आप लोगों को ये बताना है। चलिए एक क्वेश्चन का एक पोर्शन बता देता हूं, साउथ अफ्रीका भी आता है उसमें। साउथ अफ्रीका उसमें कब ऐड किया गया था, ब्रिक कंट्री के अंदर, तो ये आप लोगों को बताना है। तो जो यहां पर NCAVES जो प्रोजेक्ट है यहां पर ये, तो ये इंडिया के द्वारा यहां पर बेसिकली फोकस ये किया जा रहा है कि वेरियस जो इकोसिस्टम सर्विस हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर उनको प्रॉपर में स्टडी की जा सके और फिर ढंग से उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरीके से यहां पर ये काम किया जा रहा है। तो सबका साथ सबका विकास वाला थोड़ा थोड़ा फंडा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो जानते हैं इस न्यूज के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। तो यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, यानी कि जैसे कि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने से पहले आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कितनी कर रखी है। पता चला है कि आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख रहे हैं, टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, उसमें जो मार्क्स हैं वो 50% भी आप लोग कवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो पेपर में जाकर बैठ गए, तो इससे आप लोग बोल सकते हैं कई सारे बच्चों को डर लगने लगता है। पर लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग अपने आप को ढंग से इवेल्युएट करेंगे तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब एग्जाम में जाकर बैठेंगे। तो इसलिए इंटरनल इवेल्युएशन आप लोग करते रहना चाहिए, कितना तैयार हो गया, कितना बचा हुआ है, तो उस तरीके से आप लोग काम करते रहना चाहिए। तो यहां पर बात की जा रही है 50% पे सिलेक्शन हो जाता है, तो कई बार अगर 50% में अच्छी खासी एक्यूरेसी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा और पुश करना है, इसका मतलब थोड़ा सा और पुश करेंगे तो आप लोग अंदर आ जाएंगे। पर लेकिन पता चला कि बिल्कुल ही कम मार्क्स आ रहे हैं, 20% आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इंटरनल ऑडिट आप लोगों को भी करते रहना चाहिए कि कहां पर हम लोग रिलाई कर रहे हैं। तो यहां पर रिस्क के बेस पर अगर इंटरनल ऑडिट हम लोग करते रहेंगे तो उससे ये रहेगा कल को अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो उसको हम लोग पकड़ पाएंगे। तो इसी के चलते यहां पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात की जा रही है, जो प्रैक्टिस होती है बैंक के अंदर, उसके चलते काम किया जाएगा। और ये जो ऑथराइज स्टेचर या फिर बात करें इंडिपेंडेंसी इसकी देखने को मिलेगी, जो हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव जो बैंक का होगा वो रहेगा, जो कि इंडिपेंडेंटली जज कर सके हाँ क्या सही है और क्या गलत है। तो यानी कि हेड ऑफ द फैमिली नहीं होता है, देखता रहता है घर में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कहां पर कितना खर्चा हो रहा है, कहां से पैसा निकाल का है, कहां पर डालना है, वो सारी चीजें उसी तरीके से ये काम करेगा। तो जो टेन्यूर है यहां पर हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का, ये वैसे तो रीजनेबल होना चाहिए, पर लेकिन यहां पर प्रेफर किया जा रहा है कि 3 साल तो कम से कम यहां पर इसका होना चाहिए अगर कोई इस पोस्ट पर आता है, ताकि प्रॉपर वे में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको पकड़ा जा सके। तो इंटरनल ऑडिट का मतलब ये कि चेक कर लेना कि ढंग से काम चल रहा है नहीं चल रहा है। पता चला और मालिया टाइप के, नीरव मोदी टाइप के लोग आगे और पैसा लेकर भागे, तो ये सारी चीजें रोकनी है। जो यहां पर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको रोकना है, तो वो भी सारे मुद्दे हैं कई सारे। अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, जिस किसी के भी आप लोग के बैंक में अकाउंट है तो जाकर अपने अकाउंट के साथ में केवाईसी, नो योर कस्टमर, ठीक है, तो ये जरूर करवा लेगा कंप्लीट। तो नो योर कस्टमर जो केवाईसी है, इसमें आप लोग जाकर अपना, जैसे कि आप लोग का आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फोटो वगैरह हो गया, ये लेकर जाइए और इनको कंप्लीट करा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी कई सारे फोन आ रहे थे, मैं देखता हूं इसको 1-2 दिन में जाकर कंप्लीट कराता हूं। आप लोग का जो अकाउंट वगैरह है, वरना फिर उसमें प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर ये जाकर ब्रांच में आप लोग को बेसिकली ये कराना है आइडेंटिफाई कि हाँ भैया हम ही हैं, ठीक है, हम हैं तो क्या हम हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप लोगों के पास भी आ रहा है किसी के पास से मैसेज वगैरह, तो ये अभी रिसेंटली यहां पर इसको एक तरीके से क्लियर करने की बात की गई, आरबीआई के द्वारा प्रेशर डाला गया सारे बैंक के ऊपर ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट के बारे में क्या बात की जा रही है, तो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसको अगर आप लोग देखते हैं, जैसे कि जो सूरज से एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आप लोग देखते हैं, तो इस एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपमेंट एजेंसी है, जो डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, तो इसके द्वारा एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप लोग नॉर्मली तरीके से एक तरीका एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये एनएचपीसी के साथ में, जो एनएचपीसी लिमिटेड है, उसके जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, यहां पर ये रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है उनको इंप्लीमेंट करने में या फिर आगे ले जाने में यहां पर ये हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों से बात की जाए हमारी कंट्री में 2022 तक का कितना टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो ये 175 गीगावाट, ठीक है। इसी के साथ में फिलहाल जो है ये टारगेट बढ़ा दिया गया 2030 तक का, अगर बात करें तो इसको बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, यानी कि काफी अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसको और अच्छे लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अब मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले बात की जा रही है अंडर जो एमओयू है उसमें, तो यहां पर एनएचपीसी क्या है पहले तो ये आप लोग जानिए। एनएचपीसी को बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो एनएचपीसी जो यहां पर बात की जा रही है, एनएचपीसी है, ये मिलकर काम कर रही है आईआरईडीए के बारे में, यानी कि नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो यहां पर अंडर एमओयू जो है ये आईआरईडीए है, यहां पर ये अंडर एक तरीके से यहां पर जो टेक्निकल फाइनेंशियल ड्यू जो डिलीजेंस है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस देकर चलेगी। तो यहां पर एक तरीके से जो हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी इफिशिएंसी, यानी कि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करनी है और एनर्जी इफिशिएंसी भी बढ़ानी है, यानी कि ज्यादा खर्चा ना हो, कम खर्चा करके काम चला ले। तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है, फॉर एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसके लिए तो आईआरईडीए जो है ये असिस्ट करेगी यहां पर एनएचपीसी को डेवलप करने के लिए, जो भी प्लान रहेगा और क्रिएट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए।
IREDA जो है यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में। और NHPC जो है यहाँ पर ये किसके अंदर में आता है, एक PSU है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। तो NHPC के बारे में बात करें तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आप लोग समझ सकते हैं पावर के अंडर में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और ये हो गया न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कहां पर आएगा नॉर्मली, अगर इस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं तो, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होती जिनको बोलते हैं कॉमन सेंस से भी आप लोग यार इन चीजों का पता लगा सकते हो, तो यहां पर ये कॉमन सेंस यूज हो जाती है। एनर्जी के बारे में यहां पर बात करिए तो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी CAFE, ठीक है। तो CAFE, तो यहां पर CAFE2 है, यहां पर ये जिसको बोला गया है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी, यानी कि फ्यूल की जो इफिशिएंसी है वो बढ़नी चाहिए। इसी के साथ में BS यानी कि भारत स्टेज के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो ऑटो इंडस्ट्री है, एक तरीके से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके द्वारा बोला गया कि इंप्लीमेंटेशन जो है उसको डिफर कर दो अप्रैल 2024 तक का, क्योंकि कोविड-19 के चलते हम लोग काफी सारी जो चीजें थे वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और यहां पर लॉकडाउन के चलते चीजें बर्बाद हो गई। तो CAFE यानी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी 2 जो नॉर्म्स है और भारत स्टेज जो ये नॉर्म्स है ये इंप्लीमेंट किए जाने थे 2022 से और अप्रैल 2023 से, यानी कि ये वाले 2022 से, ये अप्रैल 2023 से। तो कॉर्पोरेट जो एवरेज फ्यूल जो इफिशिएंसी यहां पर ये CAFE, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो रेगुलेशन है ये बहुत सारी कंट्री के अंदर ये इंक्लूडिंग इंडिया पे कई सारी रेगुलेशन इंप्लीमेंट की जा रही है, तो ढंग से इनको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। तो पहले भी इनको कई बार यहां पर पोस्टपोन कर चुके हैं। पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत स्टेज जो है वो 4 से हम लोग सीधे 6 पर जंप कर रहे हैं, यानी कि 5वें को हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी यहां पर सोच रही है कि कम से कम फ्यूल इफिशिएंस चीजें हम लोग लेकर आए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। तो कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक सेकंड, ये वाला नहीं, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात की जा रही है लोवरिंग फ्यूल कंजप्शन, यानी कि फ्यूल का कंजप्शन कम किया जाए। वो कब कम होगा, तब एफिशिएंसी बढ़ेगी। यानी कि अगर आप लोग एक आप लोग रिफिल लेकर आते हैं और अपनी कॉपी पर लिखना स्टार्ट करते हैं, पता चला 3-4 पेज लिखे रिफिल खत्म हो गया, पर एक रिफिल ऐसा है कि चले ही जा रहा है, कॉपी खत्म हो गई पर रिफिल खत्म नहीं हुआ। तो आप लोगों को फ्यूल जो इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी रिफिल की। तो इसी तरीके से फ्यूल की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि कूड़ा वहां पर ज्यादा निकलेगा, राख वहां पर ज्यादा निकलेगी जहां पर इफिशिएंटली फ्यूल को यूज नहीं किया गया। जहां एफिशिएंटली यूज किया जाएगा वहां तो खत्म ही हो जाएगा एकदम। तो वो बातें बोल सकते हैं। अगर बात करें जो CAFE के बारे में, तो ये अचीव करेगा फ्यूल एफिशिएंसी को, उसमें हेल्प करेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर है उसके द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। सारी जो प्रक्रिया यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, वो एक नोडल एजेंसी है जो देखिए कैसे कैसे काम किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ये हर जो फिस्कल ईयर के एंड में एनालिसिस इसके द्वारा यहां पर किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो हल्का सा आइडिया रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना तो फिर चारों तरफ को सर घूमेगा। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर ये एक एयरपोर्ट के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है जकार्ता सोएकर्नो हट्टा एयरपोर्ट। तो यहां पर ये कहां पर है, ये जकार्ता के अंदर है। और जकार्ता कहां पर है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। एग्जैक्ट ये अपनी कंट्री होगी बीचों बीच में, आप लोग यहां पर आएंगे तो इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जब इसको जूम करके देखेंगे तो एग्जैक्ट यहां पर आप लोग को जकार्ता नजर आ रहा है। और जूम कर लेते हैं यहां पर, तो ये हो गया जकार्ता, ठीक है। यहां पर आप लोग देखिए जकार्ता हो गया यहां पर, और ये हो गया जावासी, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्ट आप लोग को बीचों बीच में जावासी देखने को मिल रहा है। और यहां पर ये है बेंटेन, ये एक प्रोविंस है यहां पर, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहां पर बेंटेन प्रोविंस है यहां पर, तो जो कि इसके बारे में हल्का सा जिक्र है। तो यहां पर इसके अंदर अभी यहां पर बोइंग 737-500 PKCLC ये ऑपरेट हुई यहां पर, जो कि कहां से ऑपरेट हुई, यहां पर जो ये एयर फ्लाइट थी यहां पर ये बोइंग का ये वाला ऑपरेट किया, ये यहां पर श्री वजया एयर फ्लाइट 182। तो ये मिसिंग है यहां पर आज की डेट में, कहां से, जकार्ता सोएकर्नो, जो बेसिकली हत्ता एयरपोर्ट था यहां से। ये कहां पर, ये बेसिकली जो रूट था यहां पर, ये ऑन रूट, ये पोनतांस्को जो सपादो एयरपोर्ट, ठीक है। तो यहां से ये आप लोगों को देखने को मिला। तो ये एक तरीके से बोला जा रहा है एयर जो क्राफ्ट है ये क्रैश हुआ नियर थाउजेंड्स आइलैंड। तो थाउजेंड्स आइलैंड जो यहां पर ये ऑफिशियली इसको कापुलानाउ, तो ये कापुलानाउ सिरबू के नाम से भी आप लोग इसको बोलते हैं, जो कि नॉर्दर्न जकार्ता में देखने को मिलेगा। तो जकार्ता मैंने आप लोगों को दिखाया तो इसका नॉर्दर्न वाला पोर्शन है। तो जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की कैपिटल है और काफी ज्यादा आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लगभग 342 के करीब आइलैंड आप लोगों को यहां पर इसके नजर आ जाएंगे। जो मैंने अभी यहां पर आप लोगों को दिखाया ना, ये जकार्ता हो गया एग्जैक्ट लोकेशन। अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखा कीजिए इसके आप लोग, ठीक है। नीचे आप लोग आएंगे तो यहां पर क्रिसमस आइलैंड भी है इसके नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आसपास वाला एरिया भी आप लोग देख लीजिए ताकि एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाए तो कंफ्यूजन न रहे।
तो आज का जो हमारा सितारा है ये श्वेता, इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों से एक जोन के बारे में पूछा था जिसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन जो है ये एक तरह से हैबिटेबल जोन है, यानी कि अगर सूरज से हम लोग बात करें तो पृथ्वी जो है वो एक गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर है, जहां पर आप लोगों को राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसी के साथ में डाइवर्स जो केमिकल एलिमेंट मिल जाएंगे और वाटर मिल जाएगा ताकि लाइफ जो है वहां पर सस्टेन कर सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्डीलॉक्स जोन की कैटेगरी में आता है। 3 क्राइटेरिया आप लोगों से पूछे गए थे किसी प्लैनेट के प्लैनेट होने के, जो प्लेटो है वो उसकी कैटेगरी से बाहर निकाल रखा है, छोटा ग्रह था, छोटू ग्रह है। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है, एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए। दूसरा बोला जा रहा है इट हैज सफिशिएंट मास टू एज्यूम हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम का होता है कि अपने आप को भी शेप में गोलाई में रख सके। ठीक है, यानी कि एक तरीके से सूरज के चारों में अपनी भी शेप को गोलाई में रख सके, उतना उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर। इसी के साथ में जो पड़ोस में जो भी इसके सराउंडिंग है उसको भी क्लियर रख सके, तो उनको भी अपने अंदर समा सके सराउंडिंग को। ठीक है, तो ऐसा ना है कि धूल है, पता चला बोल दिया ग्रह पर लेकिन धूल है एक तरीके से। तो ये 3 कंडीशन यहां पर इसकी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो यह है 3 कंडीशन क्राइटेरिया जो कि यहां पर किसी पर्टिकुलर ग्रह के नाम से रहती है। कोस्टल जो लाइन है इंडिया की 7516 किलोमीटर है ये यहां पर, और जो लैंड फ्रंटियर है 15200 किलोमीटर के करीब है। शेड्यूल एरिया पूछे गए थे 6 शेड्यूल एरिया, तो यहां पर एटीएम के बारे में मैंने बात की थी, तो ये तो आप लोगों को बताइए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब यहां पर क्विज देखेंगे और उसके बाद में आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा, तो रिवीजन देखकर जाना, उसको देखे बगैर मत निकलना, वरना फिर जानोगे मेरे से बुरा कोई नहीं है। ठीक है, छोड़ के चले जाते हो सारे, मैं अकेला रह जाता हूं यहाँ पर गाना गाता हुआ। नेशनल यू डे के बारे में बात करी, थीम भी देखी हम लोगों ने इसकी। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में जाना, तो बीजिंग जो है वही ना कि जो बोला था मैंने अभी यहाँ कि सो चूहे खाकर हद को चली, वो वाली बात ये सारी चीजें देखी। इसी के साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इंडिया के बारे में जाना हम लोगों ने, क्या कंडीशन थी। स्टेट न्यूज के अंदर हम लोगों ने वेनेडियम के बारे में जाना, काफी प्यारी न्यूज मुझे लगी पर्सनली, आपको लगी कि नहीं वो बताइए। इसी के साथ में श्री जगन्नाथ टेंपल के बारे में भी इंटरेस्टिंग चीजें जानी, और यहां पर ये यमनिका का जरूर नाम याद रखेगा। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने साइंस एंड टेक के अंदर यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट था, हम लोगों ने देखा किसके बारे में, मुकुंदपुरा। तो मुकुंदपुरा के नाम पर यहां पर एक मेटेरियाइट का नाम यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो डिटेल में समझा इसके बारे में, सारी चीजें जानी। इकोनॉमी से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज थी आप लोगों के सामने, ये भी समझे हम लोगों ने। बैंकिंग न्यूज के बारे में बात करें तो इंटरनल ऑडिट की बात की जा रही है। एनर्जी के बारे में बात करें तो फ्यूल इफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। और ज्योग्राफी तो आप लोगों ने लोकेशन देखी ली, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले नेशनल यूथ डे की थीम आप लोगों को बतानी है, जो कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में कौन सी कंट्री है जो कि यहां पर कोविड-19 के लिए लड़ने में सबको इकट्ठा कर रही है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। कौन सी कंट्री यहां पर इंडिया मतलब कौन सी कमेटी है क्या यहां पर चेयर करने वाला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो एक कम से कम कमेटी का नाम आप लोगों को बताइए 2022 में इसको चेयर करने वाला है। कौन सा राज्य है जहां पर वेनेडियम के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आता है ये बताना है। जगन्नाथपुरी को एक नाम से और पुकारा जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, बताइए क्या है। मेट्रियोइड जो है वो जब पृथ्वी पर आकर टकराता है उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये थे क्वेश्चन। बाकी आइए अब रिवीजन कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन है उसके आंसर आप लोगों को बताइए, देखता हूं कितनों को याद है और कितने भूल गए हैं। ठीक है, तो वो गाना गाइए, कभी भूला कभी याद किया तो अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए यार, रिवीजन जितना कर लोगे ना ये समझिए नैया पार हो जाएगी। तो देखते हैं किस किस को याद है। नेशनल रोड सेफ्टी जो वीक है यहाँ पर, उसका 32वां जो नेशनल रोड सेफ्टी जो वीक है उसकी थीम क्या थी यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कौन से वीजा के बारे में बात कर रहा था जो काफी न्यूज में था। इसी के साथ में GQGD इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी, तो इंपॉर्टेंट है। चेरी ब्लूसम जो माओ फेस्टिवल है उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि आप लोग यहां पर ये बताने कि कौन से राज्य में नॉर्मली ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें यहां पर जापान के अंदर क्या नाम इसको पुकारा जाता है ये आप लोगों को बताना है। देखिए आप लोग ना बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरा नाम लिख के बताना है, अगर जब यहां पर आंसर पूछता हूं तो आप लोग एक एक शब्द भी लिखकर छोड़ सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आंसर निकलते रहते ना, तो सारे आंसर इस तरीके से नहीं दे पाओगे, नाम लिखोगे तो नहीं दे पाओगे क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, बाकी अपना बाद में आंसर दे दिया करिए पूरा लिख के, वो यहां पर जो उसको आप लोग अलग से कर सकते हैं। इंडिया के सारे में बात की जा रही है यहां पर, तो यहां पर रिव्यू किया जा रहा है बायलैटरल कोऑपरेशन हाइड्रोकार्बन और स्टील के अंदर किस कंट्री के साथ में। यहां पर बोला गया था जो मिल्की वे है उसका यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है उसका एक पर्टिकुलर जो यहां पर ये ब्लैक होल है उसका नाम आप लोग को बताना था। केन बेतवा के बारे में बात की थी, किस पर्टिकुलर रीजन में फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो आंसर देखते हैं किस किस का आंसर सही है। पहला बात की जा रही है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। रोड सेफ्टी का मतलब है यहां पर अपने आप को सेव करोगे तभी फैमिली को सेव कर पाओगे, पता चला अकेले कमाने वाले और निकल लिए तो फैमिली तो बर्बाद हो जाएगी।
यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, H1B वीजा। H1B वीजा के ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको कौन सा वीजा मिलता है ये बताइए। देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो मैं लास्ट तक पूछता हूं, छोड़कर भाग जाते हैं बीच में, फिर आधे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, उनको लगता है कि बस वही पूछे गए हैं, हो गया ना नुकसान। तो इस तरीके से आप लोग सोचिए, मैं भी चालू हूं, वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा करूंगा, लास्ट में आधे जाते जाते आगे से ऐसा करूंगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, एंजॉय कीजिए यार। बात करें यहां पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन जो यहां पर डायगोनल है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसकी स्पीड बढ़ाने की बात की थी इंडियन रेलवे की। मणिपुर है यहां पर जहां पर चेरी ब्लूसम जो माओ फेस्टिवल देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में यहां पर इसको सकुरा बोला जाता है जापान के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की थी मंगोलिया के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन और स्टील के बारे में बात करिए। सेजिटेरियस ए बोलते हैं हमारे जो ब्लैक होल है उसको, जो मिल्की वे के अंदर पाया जाता है। बुंदेलखंड रीजन में पानी पहुंचाने की बात की जा रही है केन बेतवा रिवर के थ्रू। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फीडबैक जरूर देना, और कोशिश करो कि एक फैमिली मेंबर, कम से कम 3 फैमिली मेंबर तक ये वीडियो पहुंचाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा उठेगा, और उनकी अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो उनको भी फायदा होगा। तो इनडायरेक्ट वे में सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन आप लोग का देखने को मिलेगा। सोसाइटी के साथ में एसएलवी फैमिली में भी आप लोग कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये फीस बोल सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग इसको जरूर पे कीजिए अगर अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ में एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।